हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन आर्गन इंस्टीट्यूट। मैं आज आपको एक और पेपर आईआईटी जेई मेन और एडवांस के लिए दोनों के लिए एक पेपर अपलोड कर रहा हूँ, उसको डिस्कस करूँगा। और जो भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पहले मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन में आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मेंस के अंदर आपके पास में 20 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट होते हैं और 5 क्वेश्चन, टोटल 25 आते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको इंटीजर आंसर देने पड़ते हैं उसके, जिसका आंसर आप 0 से और 9 तक लिख सकते हो। ये मैंने पूरा पेपर आपको डाल दिया है। ठीक है, और इसकी की भी मैं आपको डाल रहा हूँ, फिर अब मैं इसको डिस्कस करूँगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। पहला इसमें स्टेटमेंट है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मेक सेम टाइप ऑफ ओसाजोन। तो सबसे पहले अपने को बात आती है कि ये ओसाजोन क्या होता है। ठीक है, कि फर्स्ट ये ओसाजोन है क्या चीज। तो आपको समझा देता हूं कि जब कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज फ्रक्टोज या जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जब एक्सिस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के एक्सिस से रिएक्शन करते हैं, ये फिनाइल हाइड्रोजन है, इसका एक्सिस लेना पड़ता है। एक्सिस से रिएक्शन करके व्हाइट क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? व्हाइट क्रिस्टल्स। उनको अपन कहते हैं ओसाजोन। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन में ये जो फिनाइल हाइड्रोजन है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के एक मॉलिक्यूल के लिए 3 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं या कंज्यूम होते हैं, जिनमें से 2 मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज के संग हाइड्रोजन बना लेते हैं, और एक मॉलिक्यूल एनिलीन और अमोनिया बनाता है। ठीक है, अब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो रिएक्शन होती है, यानी दो, आप ध्यान से देखो, 2 कार्बन्स, फर्स्ट एंड सेकेंड, उन पर ही ये रिएक्शन होती है। इसलिए ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट जो इन टू के अलावा, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दो, इन पे सिमिलर या डिसिमिलर हो सकता है, बाकी सब पे सेम ओरिएंटेशन हो अदर कार्बनों पे, तो उनके ओसाजोन सेम होते हैं। जैसे अब मैं आपको एक ग्लूकोज का बताता हूँ, देखो ग्लूकोज की फर्स्ट ओसाजोन की रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले फिनाइल हाइड्रोजन से आप रिएक्शन कराएंगे। ये फिनाइल हाइड्रोजन रहा साहब आपके पास में, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन है नेट, तो और ये कन्वर्ट हो गया साहब आपके पास में, इस प्रोडक्ट को कहते हैं हाइड्रोजन। तो पहले कार्बन पर ये हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, अब आगे बात करनी, एक मॉलिक्यूल काम आ गया है। ठीक है, ये दूसरा कार्बन है ग्लूकोज का, ये सेकंड कार्बन है। आगे चलने दो, जब आप फिनाइल हाइड्रोजन फिर वापस डालेंगे इस पे, ये फिनाइल हाइड्रोजन, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, जिसमें एक H और एक OH अल्फा से, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, और ये मॉलिक्यूल जो फिनाइल हाइड्रोजन है, उसमें एक तो बनेगी साहब आपके पास में अमोनिया, एक H इसको देना, और एक एनिलीन बनेगी। एक क्या बन जाएगी? एनिलीन। और ये जो अब आपके पास में पार्ट था ग्लूकोज का, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटो ग्रुप में, कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड कार्बन, ऐसे ही। लो जी, ये बदल गया सेकंड कार्बन। ठीक है, बाकी पार्ट ऐसे ही है। अब फर्दर रिएक्शन कराते हैं। जब आप फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो फिर वापस ये NH2 और ये NH और ये फिनाइल हाइड्रोजन, तो ये तो बाहर निकल जाएगा फिर वापस, और ये प्रोडक्ट, ठीक है, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन, और ये बनेगा आपके पास में, देखो। बस अब इसके बाद आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होती है, स्टेरिक क्राउडिंग वगैरह बहुत सी बातें होती हैं उसके अंदर। ठीक है ना, क्योंकि आगे फर्दर रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन भी चाहिए। तो ये आपके पास में ओसाजोन बन गया, किसका? ग्लूकोज का, बाकी सेम। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज में क्या होगा, देखो आपको समझाता हूँ। फ्रक्टोज का भी सेम बनता है। ये आपके पास में फ्रक्टोज है, ए यहां से सुनो आप, ये फ्रक्टोज है। तो पहले मॉलिक्यूल की जब रिएक्शन कराएंगे तो फर्स्ट यहाँ से रिएक्शन होगी, फिर उसके बाद में जो ये पहले में यहाँ पर जुड़ जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक, फिर दूसरे में फिर इसका फर्स्ट जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन होगा। प्राइमरी एल्कोहल है, इसलिए इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये प्राइमरी एल्कोहल था, CO के पास वाला, इजीली ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज का मतलब एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाएंगे ये एल्डिहाइड ग्रुप में, फिर और वो अमोनिया और फिनाइल एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड मॉलिक्यूल फिर। तो कुल मिलाकर बात होगी कि जिनके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन को छोड़ दो, अदर कार्बन पर ओरिएंटेशन सेम हो, तो उनके व्हाइट क्रिस्टल, जिसके ओसाजोन कहते हैं, वो भी सिमिलर बनेंगे। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। बिल्कुल, सिल्वर मिरर टेस्ट कौन से देते हैं? एक तो एल्डिहाइड तो देते हैं, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देते हैं, ध्यान रखें आप। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन यानी फ्रक्टोज है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी CO ग्रुप पर, ठीक है, तो ये भी देते हैं। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी इस टेस्ट को देते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ भी देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, इसलिए दोनों कैसे हैं? रिड्यूसिंग, ये भी सही है। दूसरा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो म्यूटा रोटेशन। अब आप एक बात सुनो, ये म्यूटा रोटेशन टर्म को समझो आप। म्यूटा रोटेशन सुनो देख ध्यान से।
जैसे ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में जो एमिल फिशर ने दी थी, उनको नोबेल अवार्ड ही मिला था, उसके बारे में कुछ ऑब्जेक्शन आए। क्या ऑब्जेक्शन था कि साहब ये दो तरह के क्रिस्टल बनाती है, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग थे, एक अल्फा क्रिस्टल था एक बीटा क्रिस्टल था। ठीक है, अल्फा क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेंटीग्रेड था, बीटा का 150 डिग्री सेंटीग्रेड था। और खास बात, जब इनके सॉल्यूशन का एंगल ऑफ रोटेशन मालूम किया तो अल्फा टाइप के क्रिस्टल का एंगल ऑफ रोटेशन शुरू में था 122 12 112 डिग्री, जो टाइम के साथ साथ कम होता 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 और किसके अंदर आ गया था ये 52 डिग्री में, 52.7 डिग्री। अच्छा, जो बीटा क्रिस्टल था उसका स्पेसिफिक एंगल स्टार्टिंग में वो था 18.7 डिग्री, दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी, समझ गए। लेकिन ये भी टाइम के साथ साथ बढ़ता बढ़ता और किस में आ गया था 52 में। तो अब आप शांत से सुनो, कोई ऐसी कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट से जो भी है जिसका एंगल ऑफ रोटेशन टाइम के साथ चेंज होता हो, उनको कहते हैं म्यूटा रोटेटर, और इस फिनोमिना को कहते हैं म्यूटा रोटेशन। आप ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे तो इसका मतलब ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन शो करता है। आप ध्यान सुनो कि ऐसे कोई कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर दो तरह के हेमी एसिटाइल, इनका नाम था हेमी एसिटाइल या हेमी कीटोन रिंग बनती हो अल्फा बीटा पर, जब सीओ ग्रुप कायरल कार्बन में बदलता हो और दो ओरिएंटेशन पॉसिबल हो, जिसको एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं आप, तो वे सब के सब म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। फ्रक्टोज भी करती है, उसके भी दो तरह के क्रिस्टल्स बनते हैं। तो इसका आंसर है कि रिड्यूसिंग शुगर सब के सब म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, तो ये भी करते हैं। दूसरा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव इक्वल नंबर ऑफ कायरल कार्बन, इक्वल नहीं होते। आपको पता है कि ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन होते हैं और फ्रक्टोज के अंदर केवल 3 कायरल कार्बन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो और सीओ ग्रुप भी कायरल नहीं है, इसलिए फ्रक्टोज के अंदर केवल 3 और ग्लूकोज के अंदर 4। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट में क्या लिखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, ये रिएक्शन है। इसमें लिख रखा है कि इसमें जो है ना एक्सिस में ले रखा है लार्ज एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और जब किसी आयन को एक्सिस में ले लिया जाए या किसी को भी, तो उस पर ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, उस पर रेट डिपेंड नहीं करती, वो एक्सिस में होता है। इसलिए ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपको दे रखा है इसके अंदर कि 1% नाइट्रो एथेन कन्वर्ट होती है हाफ ए मिनट, आधे मिनट के अंदर। तो रेट कॉन्स्टेंट बताना है, तो आप लगा दो फॉर्मूला के इक्वल्स टू के टी, पूरा फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का, के टी इक्वल्स टू 2.303, यहाँ लिखेंगे लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट टाइम टी। के आपसे पूछा है कि यहाँ पर मिनट लिख देता हूँ, कितनी हाफ ए मिनट, इक्वल टू 2.303 लॉग, पहले कंसंट्रेशन कितनी थी 100 सपोज, और 1% कंप्लीट होने के बाद में कितनी बची 99। ठीक है, एक तो ऐसे लिख सकते हो, और बता देता हूँ। जैसे बोले ना साहब इन्होंने शुरू में इतनी दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में कंसंट्रेशन थी आपके पास में ये, आफ्टर टाइम टी कितनी कंसंट्रेशन बचेगी उसको भी सुन लो। इसमें से आप सबस्ट्रेट करेंगे 1/100 इंटू 0.002, यानी 100 यदि होती कंसंट्रेशन तो 1 डिसोसिएट हुआ, एक होती थी इतनी इतनी। ठीक है, तो ये वैल्यू भी इतनी आती है, आपको समझा देता हूँ। लॉग 99 की आपको वैल्यू दे रखी है, चेक कर लो। 99 लॉग की वैल्यू गिवन है, लॉग 100 की वैल्यू आप जानते हो 2, ये वैल्यू दे रखी है, सोल्व कर लेना, आपका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। लो जी, क्वेश्चन नेक्स्ट। आपको इसमें बतानी है SN1 की लिए रिएक्टिविटी। तो SN1 में बनता है कार्बोनियम आयन। अब आप देखो, इसका कार्बोनियम आयन, इसका कार्बोनियम, ये कार्बोनियम और ये कार्बोनियम, यहाँ पर लगा हुआ है साहब आपके पास में प्लस M का, और कहीं नहीं है, इसलिए मोस्ट स्टेबल तो ये थर्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट का, यहाँ पर प्लस का, हाइपर कंजुगेशन भी है। उसके बाद में 4 बनेगा, फिर फर्स्ट, और लास्ट में क्या देना आप सेकंड को, आंसर सी। क्लियर, चेक किया करो, कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है SN1 में, उसकी स्टेबिलिटी चेक किया करो, इंटरमीडिएट की रिएक्शन फास्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 4 दे रखा है डेनियल सेल का, देखो एक बार। इसमें ये बोला है कि जिंक की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स हो किसके, कॉपर से। ठीक है, तो डेल्टा जी बताना है। तो डेल्टा जी का आपके पास एक फॉर्मूला, डेल्टा जी इक्वल्स टू थर्मोडायनेमिक फॉर्मूला रिलेशन डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln रिएक्शन क्वासेंट। जब आप रिएक्शन क्वासेंट, अच्छा डेल्टा जी को आप ऐसे भी लिखते हैं -NFE, स्टैंडर्ड में तो आप स्टैंडर्ड में भी लिख सकते हैं। अब आपको एक तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है, ये रहा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एन, तो आपको पता है नेट इलेक्ट्रॉन है वो 2 मोल्स हैं, ये फेराडे कांस्टेंट, और ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे रखा 1.1, इसलिए डेल्टा जी की जगह तो आप लिख सकते हैं माइनस में 2.2F, ये तो बात हो गई। ये प्लस यहाँ पर लॉग को बेस में लगाओ, तो 2.303 लॉग, रुको 2.303 R इंटू टी, और इसको ln को बदलो लॉग में। अब रिएक्शन क्वासेंट रिएक्शन में
जिंक की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट आएगा कॉपर, ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन। तो जिंक की कंसेंट्रेशन कितनी है, 10 टाइम्स कॉपर से, सपोज ये थी 1 और ये थी 10, या ये थी ए और ये 10 ए, तो log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये आपका आंसर आ गया, ये लो सेकंड ऑप्शन। लो जी, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ठीक है, देखो ध्यान से, 38% बाई वेट है उसके अंदर, स्टोरेज लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर, क्वांटा फैक्टर बताना है आपको, इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटल दे रखा 29.8। तो कुछ नहीं करना है आपको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। आइए आपसे पूछा है, देखो देखो मैं रख देता हूँ, थोड़ा वैल्यू को ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम, जब इलेक्ट्रोलाइट हो। ये वैल्यू गिवन है था, अब आपको कितनी 29.08 में भी लिख देता हूँ। आइए आपसे पूछा है के एफ की वैल्यू आपको दे रखी है, ये रही, सॉल्वेंट का केप दे रखा 1.86। अच्छा, मोलिडिटी के लिए क्या ध्यान दे, 38% है, इस 38% का मतलब समझते हो कि 100 ग्राम बाई वेट है, 100 ग्राम में 38%, तो 38 ग्राम तो है H2SO4, उसके मोल बना लिए, और सॉल्वेंट का वेट बच गया साहब 62, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, सोल्व कर लेना, आपके पास में आ जाएगा। देखो, क्योंकि 38% बाई वेट का मतलब 38 ग्राम तो है H2SO4, मोल बनाओ, और बाकी बच गया क्या चीज है आपके पास में, सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट लेना पड़ता है मोलिलिटी के लिए, ध्यान रखना। तो ये आंसर आ जाएगा 2.5। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अनलाइकली टू क्लीवेज बाय हॉट HNO3 HCl, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, आप ईथर में प्रोटोनेटेड कर दिया करो, ये प्रोटोनेटेड, उसके बाद में क्लीवेज करना है। ध्यान रखें कि ऑक्सीजन और ये जो फिनोल रिंग वाली रिंग है, बेंजीन रिंग, इसके अंदर प्लस एम इफेक्ट, फिनोल के प्लस एम इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर होते हैं, तो जनरली ये नहीं टूटती है ऑर्डिनरी कंडीशन पर, समझ गए। तो आप यहां से तोड़ देना, तो इस कंपाउंड में फर्स्ट वाले में इस पे तो लग जाएगा, फिर आपके पास में Br और H जुड़ जाएगा इस पे, तो एक तो फिनोल और एक बनेगा बेंजाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर भी सबसे पहले प्रोटोनेटेड कर दो, और फिर कहाँ से तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, ध्यान रखें। इसलिए एक तो फिनोल जरूर बनाओ, और एक बन जाएगा आपके पास में इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर भी प्रोटोनेटेड तो कर सकते हो आप, लेकिन आगे नहीं टूट सकता ये, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ डबल बॉन्ड करेक्टर, इसलिए आंसर यही था। अच्छा, इसको भी समझा देता हूँ, आप सबसे पहले इसको प्रोटोनेटेड कर दो, लॉजिक कर दिया, और फिर यहीं से तोड़ना, क्योंकि आप ध्यान रखें ये कैसा करेक्टर है यहाँ पर, डबल बॉन्ड, और ये केवल सिंगल बॉन्ड है। तो एक तो बेंजाइल ब्रोमाइड यहाँ पर लगा देंगे, बेंजाइल तो क्या, सॉरी, साइक्लिक हेक्साइल ब्रोमाइड बनेगा, और एक फिनो, क्लियर। तो आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखो। 4 मोल है, मोनोएटॉमिक गैस है, आइडियल गैस, ठीक है, उसका ये ए से बी है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब आपको स्टेट दे रखी हो तो चेक कर लिया करो कि साहब ये प्रोसेस कौन सा है, कि P1 इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट आपको दे रखी है P1 V1, इस फॉर्मूले से आप चेक कर लीजिए। पॉइंट ए पर आपको प्रेशर दे रखा है 3 atm, टेम्परेचर दे रखा है 300, ठीक है, और ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है, केल्विन में बदल लेना। इधर बात करते हैं 2 पर दे रखा है प्रेशर 4 atm, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करो, ये दे रखा है बेटा 400, और ये V2। तो आप चेक करोगे तो 1/100 1/100, इसका मतलब वॉल्यूम दोनों में इक्वल, और जब वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, V1 इक्वल टू V2 है, तो क्या बोलोगे, आइसोकोरिक। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि प्रोसेस आइसोकोरिक है। आपको पता है कि आइसोकोरिक में वर्क इन्वॉल्व नहीं होता, ये गलत है। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये दोनों बराबर होती हैं, जिसको आप NCV/dt से फाइंड कर लेंगे। N दे रखा है 4 मोल, CV दे रखी है क्वेश्चन में 15 जूल, और टेम्परेचर चेंज है 100, क्योंकि फाइनल हो गया 400 और इनिशियल था 300, तो ये आपके पास में इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 जूल, इसका मतलब ये गलत है। डेल्टा H फाइंड करोगे तो फिर इसी फॉर्मूले को लिख देंगे, डेल्टा H इक्वल टू NCP/dt। N 4 मोल है, और Cp क्या दे रखी थी आपको 15, CV दे रखे 15, उसमें R ऐड कर लो, Cp आ जाएगी 8.314। लो जी साहब, ये हो गई Cp, और चेंज इन टेम्परेचर वही 100 है, तो ये आपका आंसर भी सही आ जाएगा। तो आपके पास में एक तो 1, 3 और 5 करेक्ट है, फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 एक मैकेनिज्म से लिया गया है, रिएक्शन भी है, रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन है, जिसको आप GOC भी कहते हो, या एल्कीन एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन करता हूँ। 3 मिथाइल पेंटुइन, सबसे पहले 3 मिथाइल पेंटुइन लिख के देखते हैं, 3 पे लगाएंगे आप ये मिथाइल और 2 पेंटीन, ये लो साहब। इस पे आपको क्या करना है, HBr की रिएक्शन करानी इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो जब आपको पता है कि HBr की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कराते हैं तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, जिसको आप खरास इफेक्ट कहते हो,
और जो ब्रोमीन है वो ऐसे कार्बन पर जुड़ेगी जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, तो ये कंपाउंड बनेगा। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो कायरल सेंटर बन जाएंगे, बाकी एच लगा लेना। और दो कायरल सेंटर बन गए तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो आपके पास में टोटल आइसोमर्स कितने बन जाएंगे इसके? 4। लो जी साहब, टोटल 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 को समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार, ये भी एक मैकेनिज्म से रिलेटेड भी है और थोड़ा बेसिक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन समझो। सिंथेसिस ऑफ 2 ऑक्टाइन, ऑक्टाइन 3 ऑक्टाइन सॉरी, 3 पे लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, और ऑक्टाइन का मतलब कार्बन रहेंगे टोटल आपके पास में कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्या दे रखे हैं वो समझा देता हूँ। एक तो दे रखी है हेलो ब्रोमोएल्केन, ठीक है, एक दे रखा है सोडामाइड, और एक दे रखी है आपको एल्काइन। बताओ कौन सा लेना है? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो होती है ना टर्मिनल एल्काइन, जिसमें फर्स्ट पर रहता है, एसिडिक नेचर की होती है, और जैसे ही आप सोडामाइड से रिएक्शन कराते हैं तो बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, एच बाहर निकलता है तो अमोनिया, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ये न्यूक्लियोफाइल में। अब एसएन रिएक्शन करा दो एल्काइल हैलाइड पे, जो हेलो एल्केन दे रखे हैं ना ब्रोमाइड, तो आप क्या करा देंगे? एसएन रिएक्शन, ये Br तो बाहर निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा। ठीक, अब आपको देखना है कि ऑक्टाइन पे थर्ड नंबर पर आना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो एक तो एल्काइन तो ले लेता हूं मैं, ये देखो इधर, इस एल्काइन को लोगे तो सोडामाइड से रिएक्शन करा के CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CNA। ठीक है, और एक 4 कार्बन की ले लो आप, ये 4 कार्बन तो इसमें हो गए, और हेलो एल्केन ले लो, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि बैक साइड से अटैक करा देना जहां से ब्रोमीन निकलेगा। लो जी, बन जाएगी आपके पास में ऑक्टाइन कार्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर था ये 9। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया क्वेश्चन था, आपको बता देता हूँ, एक बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 है कि इसमें 4 कंपाउंड है, उनकी SN2 के लिए रिएक्टिविटी। अब SN2 में आप समझो, SN2 में जो लिविंग ग्रुप निकलता है बाहर, उसके साथ ही साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, इसलिए एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, प्लेनर होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वैसे कार्बन की उसके अंदर पार्शियली 5 वैलेंसी हो जाती है। अब यदि ये तो जैसे कार्बन लिविंग ग्रुप था जिसपे जुड़ गया, इसको अल्फा कहते हैं, इसके पास वाले को कहते हैं अपन बीटा। बीटा कार्बन पर या बीटा पर कोई ऐसे एटम या हाइब्रिडाइजेशन जुड़ा हो जिस पर p ऑर्बिटल हो, तो ये भी, इसमें भी sp2 है, p करेक्टर है, तो ये साइड बाय ओवरलैप कर लेते हैं, इससे क्या है? स्टेबिलिटी बढ़ती है, ट्रांजिशन स्टेट की रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे देखो आप इस कंपाउंड एस को देखो, सबसे पहले इसके बारे में समझाता हूं। बहुत अच्छे गुड रिएजेंट है ये टू आर द SN2 रिएक्शन। ठीक है, इस कार्बन को देखना जिस पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पे ये दो तो H है, और ये Cl बाहर निकल रहा था, और ये साहब कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, समझ गए? sp2 हो गए। अब इस कार्बन पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अरे पूरे पे सब पे sp2 है, इस पे भी sp2 है, तो ये साइड वाइज ओवरलैप हो जाएंगे, बहुत ही स्टेबल स्पीसीज बन जाएगी। सबसे पहले तो इस पर रिएक्शन कराना। अच्छा, सबसे बेकार ये है क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग होगी, न कोई ट्रांजिशन। अच्छा, इसके बाद में जो मिथाइल हैलाइड है उस पर बहुत ही कम स्टेरिक क्राउडिंग रहती है, क्योंकि हाइड्रोजन तो सबसे छोटे ही होते हैं, इधर भी हाइड्रोजन है, इसलिए वो भी रिएक्टिव। तो सबसे पहले तो एस की बात करो, एस यहां से स्टार्ट होगा, फिर सबसे कम किसकी बात करना? क्यू की। ठीक है, इन दोनों में एक एलाइल है, इसमें भी हालांकि ट्रांजिशन होती है, ये जो एलाइल है इसके अंदर भी sp2 है, ये ध्यान रखना, इसलिए इसमें भी पार्शियल, जो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना, तो पार्शियल शेयरिंग यहाँ भी होती है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी कुछ मिथाइल हैलाइड से कम होती है, क्योंकि मिथाइल पर यहाँ पर ये जो आपके पास में बेटा है उस पर कोई बल्कि ग्रुप ही नहीं होता हाइड्रोजन, जो कि ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल बन जाती है। तो आंसर सेकंड आपके पास में SpQr। फिर क्वेश्चन है कि एक एल्काइन है, एल्कीन है, उस पर HBr की। तो सबसे पहले तो ये समझा दूं, आप इसकी और ये रिएक्शन नहीं कराएंगे, रीजन वहीं से चला आ रहा है, क्योंकि प्रोटोनेटेड तो कर दोगे लेकिन ये डबल बॉन्ड की वजह से टूटता नहीं। तो बस यहाँ पर HBr का रिएक्शन कराओ, सबसे पहले HBr की रिएक्शन कराते इस कैटायन को बना लेना, मोर स्टेबल है, यही जोड़ देना Br को। क्लियर, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, 12 केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है, इनऑर्गेनिक का कुछ अलग ही वेटेज है, इस बार ध्यान रखना क्योंकि कुछ चैप्टर कम हो गए हैं। ये रिएक्शन दे रखे हैं, बस आपको बताना है इनकरेक्ट। देखो पहला स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, इस ऑर्डर में। अब आपको पता है कि जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है, एक फॉर्मूला है, और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर।
जितने ना बोर मैग्नेटन इसकी यूनिट होती है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो O2 की बात करते हैं तो आपको पता है, MOT लगा के देखना, जल्दीबाजी मत करना। MOT से आपको पता लगेगा कि इसके जो पाई एंटी बॉन्डिंग है उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, NO के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, ये NO, और इसके अंदर एक भी नहीं, इसका मतलब पहला सही लिखा हुआ है, ये डायमैग्नेटिक N2। बॉन्ड ऑर्डर N2 NO का सही है क्योंकि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, 3 3 बॉन्ड ऑर्डर, और O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 रहेगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकल गया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसको समझ लो, N2 और N2 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी O2 से ज्यादा है। ये नाइट्रोजन और एटम, ऑक्सीजन एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। तो अब आपको बता देता हूं, N2 का जब आयोनाइजेशन कराओगे ये रहा, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो निकलेगा सिग्मा 2p z ऑर्बिटल से, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको N2 के केस में। और जब O2 की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन निकालोगे हाई एनर्जी के एंटी बॉन्डिंग 2px या एंटी बॉन्डिंग 2py से, जिनकी एनर्जी ज्यादा है, एटॉमिक ऑर्बिटल से भी दूर है, ये ध्यान रखें, इसलिए इनके लिए कम एनर्जी की जरूरत होगी, इसलिए ये सही सेंटेंस दे रखा था। NO प्लस, और ये लिख रखा है फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, ये गलत है क्योंकि NO में फ्रैक्शनल नहीं होता, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 N2 के जैसी। बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन करता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। क्रोमियम NH3 2, फिर लगा रखे वाटर 2, और एक लगा हुआ है इथाइलिन डाइयामाइन, ठीक है, और क्रोमियम पर चार्ज लिखा हुआ है साहब आपके पास में +3, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में, आपको इनकरेक्ट बताने हैं। इट इज हाई स्पिन, पहले लाइन सुनो, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 क्योंकि सभी न्यूट्रल लिगेंड है, +3 की फ्री स्टेट में 3d3, और बेरी सेंटर पर या जब ये फ्री स्टेट में रहता है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब क्रोमियम +3 में, फ्री स्टेट के अंदर, ठीक। जब ये ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स में टूटता है तो डीजेनरेसी खत्म हो जाती है, और T2G और EG 2 ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाते हैं, DD स्प्लिटिंग कहते हैं। जब लिगेंड कैसा भी हो, तीनों को आपको लोअर एनर्जी T2G में भरना है। आप समझो, लिगेंड चाहे वीक हो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, तो क्रोमियम +3 के सभी कंपाउंड हाई स्पिन ही होते हैं। किसे कहते हैं हाई स्पिन? कि कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D2sp3 बनेगा, ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और फ्री स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बराबर हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं हाई स्पिन, इसलिए पहला आपका सही है। दूसरा, इट डज नॉट ओबे EN रूल, वो भी सही है, मैं चेक करा देता हूँ। EN का मतलब इसका एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करके देख लो, इनर्ट गैस के बराबर आ जाता है तो ओबे करता है, अदरवाइज नहीं। तो EN निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, एटॉमिक नंबर क्रोमियम का 24, ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो ये हो गया था 21, और उसमें 12 ऐड करोगे आप तो 33 आता है, इसलिए ओबे नहीं करता, सही है। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, एक से ज्यादा डोनर एटम या लिगेंड जुड़े होते हैं एप्टो। इट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये गलत है, ये शो कर सकता है, देखो मैं दिखाता हूं आपको। इट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, देखिए ऑक्टेडल स्पीसीज है, जो आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड है उसको एडजेसेंट ही जोड़ना, तो ये तो जोड़ दीजिए एडजेसेंट, और सबको इसका ट्रांसफॉर्म बना लो। ये 2 अमोनिया है, यहाँ पे लगा लो, 2 वाटर, एडजेसेंट ही रखो सबको। तो ये जो सिस फॉर्म है ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसे आप इसको ऐसे काट देते हैं तो ये पार्ट या NH3 और H2 प्लेन में नहीं आएंगे, मिरर इमेज बननी चाहिए। NH कंपाउंड कैसा रहेगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें पूछा है इनकरेक्ट, तो आपका आंसर 4 ही रहेगा, बाकी सभी करेक्ट थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, ये वर्नर थ्योरी से लिया गया है, एक बार देख लो, बिल्कुल पूछा हुआ है किसी एग्जाम में। क्रोमियम, इसमें ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6, तो इसको 6 में लिखेंगे आप। सबसे पहले ध्यान रखा करो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाते हैं तो 5 तो वाटर है, 1 Cl और 2 Cl लगाओ बाहर। अब क्वेश्चन पूछता है कि 0.1 सिल्वर नाइट्रेट के कितना वॉल्यूम चाहिए, ये सॉल्यूशन दे रखा है आपको, 200 ml सॉल्यूशन है इस कंपाउंड का जिसकी कंसंट्रेशन है 0.01 है। सीधी सी बात है, जब सिल्वर नाइट्रेट से आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आउटर ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, पर्टिकुलरली प्योर प्राइमरी वैलेंसी है, प्योर प्राइमरी, ये सेकेंडरी डुअल है, ध्यान रखना, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी है, ये जो प्योर प्राइमरी वैलेंसी है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दिया करो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, लगाता हूँ 0.01 m है, इसका n × v होता है, ठीक है। तो इस m को n में बदलने के लिए एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा, 2 एक्स फैक्टर है इंटू 200 इक्वल्स टू, इसका मोलरिटी नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.1, इसका एक्सपेक्टर भी 1 है, और वॉल्यूम आपसे पूछा है तो साहब इसको, ये वैल्यू है, इसको 0.1 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर था आपके पास में 14, 15 को एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 बढ़िया क्वेश्चन है।
ठीक है, क्वेश्चन पी ब्लॉक से लिया गया है। ठीक है, कलर ऑफ हेलोजेंस X2 मॉलिक्यूल इन ग्रुप 17 चेंज ग्रेजुअली फ्रॉम येलो टू वॉयलेट। पहले समझो, यानी येलो तो रहता है टॉप मॉलिक्यूल हेलोजन का, और ये वॉयलेट में बदल जाता है। ठीक है, बोले इसका रीजन बताना है कि क्या है ये फैक्ट। आप समझो, जैसे आपको पता भी है कि ये फ्लोरीन है और ये आयोडीन है। फ्लोरीन येलो कलर की होती है और आयोडीन वॉयलेट होती है, सही बात है। ठीक है, अब रीजन समझाता हूं आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज होमोलोमो गैप डाउन द ग्रुप। इंक्रीज होमोलोमो। अच्छा, पहले अब आप ये फ्लोरीन का वो लिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता लगेगा 17 नंबर है। और ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर ये जो एंटी बॉन्डिंग के पाई ऑर्बिटल, पाई 2px और पाई स्टार, ये सभी एंटी बॉन्डिंग के हैं, ये भरे हुए हैं 2p वाई। और ये ऑर्बिटल है आपके पास में सिग्मा स्टार 2p जेड। ठीक है, जनरल जेड को मॉलिक्यूलर ऑफ एक्सिस बोलते हैं, इसलिए ले लेते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीट चेक कर लेना एक बार। मैं पूछता हूँ क्लोरीन का, तो क्लोरीन का भी ये रहेगा, वहां पर n की जगह 2 की जगह 3 लिख देना। ब्रोमीन में भी और आयोडीन में यही कॉन्फ़िगरेशन है। आप सुनो ध्यान से, ध्यान से। जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो ये जो गैप है ये कम होता रहता है। ये गैप क्या होता रहता है? कम। तो यानी इसका मतलब है फ्लोरीन के अंदर ये गैप ज्यादा है और आयोडीन के अंदर ये गैप कम है। तो पहला तो ये गलत लिख रखा है, इंक्रीज नहीं होता डिक्रीज होता, गलत है। अब सुनो, डिक्रीज, अब देखो कितना बढ़िया लिख रखा है, एंटी बॉन्डिंग स्टार और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार गैप डाउन द ग्रुप, ये डिक्रीज होता है। हाँ बिल्कुल, ये गैप क्या हो जाता है? डिक्रीज। अब उससे क्या फर्क पड़ गया तो वो समझाता हूं। जब ये गैप कम हो जाता है, इसका मतलब एनर्जी भी कम चाहिए, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। इसका मतलब जब एनर्जी कम चाहिए आयोडीन को, ध्यान से सुनो, इसका मतलब नीचे जाओगे तो ये गैप कम हो गया। तो जब आयोडीन को एनर्जी कम चाहिए होमोलोमो ट्रांजिशन करने के लिए, इसका मतलब वो वेवलेंथ ज्यादा वाली को एब्जॉर्ब करेगा, और ज्यादा वाली को एब्जॉर्ब करने से कॉम्प्लीमेंट्री कलर आते हैं। अब देखो यहाँ पे समझाता हूँ, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ध्यान सुनो मेरी बात, जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है कलर वो नहीं आता, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है। तो बात हुई, एक तो वॉलेट था आपके पास में, एक येलो था, फिर वापस डाउन द ग्रुप जाने पर ये डिफरेंस कम हो गया। कम हो गया तो एनर्जी कम चाहिए डी वो होमोलोमो ट्रांजिशन के लिए। जिसको एनर्जी कम चाहिए तो वो वेवलेंथ हाई वाली को एब्जॉर्ब करेगा, यानी वो येलो को एब्जॉर्ब करेगा, कैसे कलर देगा? वॉलेट। बढ़िया क्वेश्चन। अब ऊपर वाली की बात करते हैं, फ्लोरीन का। वहां पर क्या है? ये गैप ज्यादा है। अच्छा, गैप ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी ज्यादा चाहिए तो किसको करेगा? वो कम वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, इसको, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाएगा येलो। और वॉलेट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ध्यान रखें आप। क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन, जेई में पूछा था एक बार, आंसर सेकंड। बाकी ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे कोई रिलेशन नहीं है। और ये लिख रखा ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, हाँ होता है, विद इन किसमें? रेडिएशन ऑफ इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रीजन से होता तो हमको दिखाई नहीं देती। कि कौन सी कलर दिखाई देते हैं? विजिबल वाले, ध्यान रखें आप। तो ये गलत था, आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 बढ़िया क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम से लिया गया है। 11th में इक्विलिब्रियम स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स आजकल 11th में। और 12th में आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री के 3 टॉपिक हैं, सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सभी चैप्टरों से क्वेश्चन लेने की कोशिश की है मैंने। देखो क्वेश्चन नंबर 16 को, एक रिएक्शन आपको दे रखी है, जैसे ये कहते हैं ऐसे ही लिख लेंगे आप। ये कहते हैं साहब कि इनिशियल मोल ऑफ बी टेकन 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल मोल ऑफ ए का मोल था सपोज ए, तो आप इसको 2a लेके चलना। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन के बारे में कमेंट्स कर रखा है। तो a-x, 2a-x, यहाँ पे लिख देंगे x, और x लिख रखा है कि इक्विलिब्रियम पर ए और सी की कंसंट्रेशन बराबर है, कर दो साहब। यानी a-x और x को इक्वल कर दो, तो x की वैल्यू आ गई a/2। तो इसकी कंसंट्रेशन, अब x ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब बोल रहे थे हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड, वॉल्यूम दे रखा है और फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा n 0 है। तो c की कंसंट्रेशन इंटू डी की कंसंट्रेशन अपॉन ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। अच्छा, x की जगह वैल्यू कितनी आई है? a/2। अब मैं रखना शुरू करता हूँ, देखो c की जगह लिखता हूँ a/2, इसकी जगह डी की जगह भी क्या लिख देता हूँ? a/2 लिख दिया। नीचे लिखूंगा ए की कंसंट्रेशन ए की जगह एक्स की जगह फिर लिखोगे a/2, नीचे कर उल्टा करके लिख देना a/2। और यहाँ लिखेंगे साहब बी की कंसंट्रेशन, यहाँ भी इसमें से a/2 कम करो, दो में से आधा कम कर दो तो 3a/2 बचेगा। यहाँ लिख देंगे 3a/2, ये 2 सब कैंसिल, ए कैंसिल, और आपका आंसर आ जाएगा 1/3। ये लो जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सप्लेन करता हूँ, देखो थोड़ा करते रहा करो इन क्वेश्चनों को आप।
क्वेश्चन 17। हाँ, विच टाइप बॉन्ड प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड। पहले इस अमोनियम क्लोराइड का सुन लो आप, ये बना कैसे एक्चुअल में। ये तो अमोनिया और ये HCl एसिड है ये, और अमोनिया लुइस बेस है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन देके इसको और बदल जाती है अमोनियम आयन में। इसके पास कुछ भी नहीं है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। हालांकि मैं आपको समझा देता हूँ, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में वैसे डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्चुअल लाइन ये है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये डोनर एटम है नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन एक्सेप्टर, उसका इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब देखो, ये कोवेलेंट बॉन्ड रहे एक्चुअल में, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहा, ये आयनिक बॉन्ड रहा। तो इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी है, आयनिक भी है, कोऑर्डिनेट भी है। आंसर लिख देंगे 4। क्वेश्चन नंबर 18। D&F ब्लॉक से लिया गया इनऑर्डरिंग में, फिर वही बता रहा हूँ, ज्यादा वेटेज इसलिए रहेगा क्योंकि चैप्टर का में D&F से भी आएगा, कोऑर्डिनेशन से भी आएगा, वर्नर थ्योरी वगैरह, कॉम्प्लेक्स में CFT वगैरह से है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 18 को। हाँ, इन जनरल एक्टिनोइड एक्सिबिट मोर ऑक्सीडेशन स्टेट देन लेंथेनोइड। वैसे तो DF ब्लॉक की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, लेकिन लेंथेनोइड इसके अलावा +2 और +4 यानी +4 तक जाते हैं। और एक्टिनोइड्स की जो स्टार्टिंग के सीरीज का एलिमेंट है +7 तक चली जाती है, आपको बता देता हूँ, यूरेनियम +6, नेपच्यूनियम वगैरह। ठीक है, बोले साहब क्यों? उसका रीजन है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको समझा दूं। N-2F 0 से 14, फिर N-1D 0 1, और NH2। तो +3 तो यहीं से आ जाती है, चौथी इलेक्ट्रॉन, यानी अब जो हायर ऑक्सीडेशन आएगी स्टेट वो F से आएगी। तो लेंथेनोइड के अंदर और एक्टिनोइड के अंदर जो F है वो है, लेंथेनोइड में 4F है, एक्टिनोइड में 5F है। 5F दूर होते हैं, ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए एक्टिनोइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इस 5F में और 6D में एनर्जी डिफरेंस इस 4F और 5D के कंपैरिजन में कम होता है। और एनर्जी डिफरेंस जब कम होता है तो रिएक्शन कराते समय कंडीशन दी जाती है, इसलिए इसका फर्दर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आंसर बोलेंगे कि 5F ऑर्बिटल्स आर एक्सटेंडेड फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस देन 4F, न्यूक्लियस से दूर। ठीक है, पहला तथ्य था ना कि सिमिलरिटी होता है, उसको कोई मकसद नहीं। एक्टिनोइड मोर रिएक्टिव से मतलब नहीं। 5F ऑर्बिटल्स आर मोर बरिड देन 4F। बरिड का मतलब समझते हो, पेनिट्रेट, वो गलत है। आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम से लिया है, बफर सॉल्यूशन से। बफर सॉल्यूशन से आपको पता है जेई एडवांस में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, ये मेन का पेपर है, इसलिए मेन क्या है, आप एडवांस में भी तैयारी कर सकते हो इनकी। तो देखो, एक तो अमोनियम सल्फेट और एक अमोनिया सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बारे में तो बेसिक बफर है, बेसिक बफर के लिए पीएच होती है POH = PKB प्लस लॉग, यहाँ पर लिखते हो कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, और यहां लिखते हो दोस्तों कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पीएच दे रखी है आपको 9.26, 14 से सब्सट्रैक्ट करो जिससे पीओएच आ जाएगी, तो ये पीओएच आ जाएगी 4.74। पीकेबी भी आपको इतना ही दे रखा है, ये भी कितना दे रखा है 4.74, प्लस बाकी चीज इसको माइनस करके इधर ले जाओ तो ये हो गया 0 = लॉग। देखो बिल्कुल सिंपल बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन या अमोनिया की, लॉग हटाओगे तो बेस 10 लगाओ। बेस 10 का मतलब जब किसी की पावर 0 हो तो उसका मैथमेटिकल मतलब होता है 1। 1 = ये अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन, और ये आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दे रखी है, कितनी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1। लो, इसका मतलब अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन भी अब आपके पास में कितनी हो गई, ये 0.1। अब क्वेश्चन सुनना आप, ठीक है, ये तो सब बात मैंने कैलकुलेशन कर दी। वो इसमें डाला है अमोनियम सल्फेट, यहां से आएगा वो अमोनियम आयन, क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयोनाइजेशन सप्रेस्ड हो जाएगा, तो ये देगा अमोनियम आयन। ठीक है, अब आपसे पूछी भी है ये एक्चुअल में कि अमोनियम जो सल्फेट है ना, अमोनियम सल्फेट, उसके एक्स मोल डालें, बोले बताओ वो कितने हैं। समझ गए, वॉल्यूम को कैंसिल कर देना। ठीक है, तो अब आपके पास में अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 0.1, और ये 2 टाइम्स बनती है, इसका मतलब इसकी आधी लो आप, 0.1/2 आंसर। ये लो, समझ गए, फर्स्ट आंसर। तो अमोनियम सल्फेट के मोल पूछे, वॉल्यूम जैसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे लिखते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम, यहाँ भी लिखता मैं मोल अपॉन वॉल्यूम, तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर था ये 19, बफर सॉल्यूशन था, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया है, आता है वहां से भी क्वेश्चन, 11th का टॉपिक है, क्योंकि 11th के क्वेश्चनों को एग्जामिनर भूलता नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए देना जरूरी है, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब इसमें भी मैंने छोटा सा ट्विस्ट रखा है, बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं है। देखो, कैलकुलेट
एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड। अब थर्ड एक्स, अच्छा यूनिट किस में दे रखी है, जूल में, तो आप जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगते हैं ना 13.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको जूल में भी याद करो। जूल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है माइनस, यूनिट इलेक्ट्रॉन में 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ऊपर लिखते हो साहब आप जेड स्क्वायर, और नीचे क्या आता है आपके पास में एन स्क्वायर। अब ये किसके अंदर है, जूल पर एटम या जूल पर इलेक्ट्रॉन। तो ये कहते हैं साहब थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, फोर्थ सेल में। तो यहाँ पर फोर्थ लिख दो, यानी 16 से इस वैल्यू को आप डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। क्लियर। तो ये थे आपके पास में सिंगल। अब 5 क्वेश्चन है इंटीजर वाले, बढ़िया क्वेश्चन इस बार सेलेक्ट किए मैंने। देखो अब आप उनको, क्वेश्चन नंबर 21 पर जाओ, जिनके आपको 0 से और 9 तक आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन 21 ये पूछा है, हाउ मेनी कंपाउंड आर कायरल। कायरल समझते हो ना, जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो वो। तो देखो ध्यान से, पहले में ये दोनों मिथाइल सेम साइड है। अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये दोनों मिथाइल सेम साइड लगे हों, जैसे ऐसे लगा रखे मैंने, ठीक है दोनों, तो मैं क्या है यहीं से इस प्लेन को काट देता हूँ। जब इस प्लेन को सेम टाइप से काट दूंगा बीच में से, तो ये दोनों इक्वल पार्ट में भी डिवाइड हो गए, मिरर इमेज भी। इसका मतलब ये कायरल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों में आप यहीं से काट दो, इस पेयर ही तो हैं। आप ये जो मॉलिक्यूल ये बनते हैं ना, एटम हो या क्या मान से ग्रुप हो, उसको क्या माना करो, कोई स्फीयर माना करो। ऐसे काट दीजिए, बोले साहब ये दोनों भी कट गए, ये भी कायरल नहीं है। अब बात करते हैं इनमें, देखा ध्यान से देखो, इस डॉटेड का अर्थ का मतलब समझते हो ना आप, कि एक प्लेन के ऊपर है दूसरा नीचे। तो जब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो इक्वल तो कट गया, बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस टू ईच अदर एंड हेंस इट इज कायरल मॉलिक्यूल। एक सेकंड में फिर काट दूंगा इससे, क्योंकि मॉलिक्यूल ही तो थे ये, ठीक है ना, इस पर कट गए, नोट ए कायरल। फिर बात करते हैं, यदि इसको यहां से काट भी दिया जाए, तो ये दोनों पार्ट, वही बात, ये प्लेन के ऊपर है, ये पार्ट प्लेन के नीचे, इसलिए ये भी मिरर इमेज नहीं बनेगी, एंड हेंस इट इज ऑल्सो कायरल। सेकंड हो गए। इसी तरह से अब इनमें सेम वाले जो सेम साइड हो ना, उनको काट दिया करो, ऐसे कट गए, ये दोनों मिरर इमेज, ठीक है साहब। इसी तरह से यहाँ पर भी यहीं से काट दो, देखो यहाँ से बीच में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये दोनों मिरर इमेज आपस में, नॉन कायरल। आगे बात करते हैं, इसमें भी इसी तरह से ऐसे काट दो, क्योंकि ये पार्ट तो कट ही जाते हैं, इस पेयर ही तो हैं, और ये दोनों आइडेंटिकल। तो आंसर आपके पास में दो आएंगे, कौन कौन से, एक तो सी और एक क्या आएगा ई। बस आंसर क्या लिखोगे, दो कंपाउंड, ठीक। दूसरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑन पासिंग 2 फैराडे चार्ज थ्रू द फील्ड सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना समझते हो ना, Al2O3, 0.9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिटेड एट द कैथोड, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ करंट, परसेंटेज में लिखनी है। अब आप समझो, जब आप 2 फैराडे चार्ज पास करते हो, तो आपको 2 ग्राम इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होना चाहिए एल्यूमिनियम आयन। और एल्यूमिनियम आयन का इक्विवेलेंट, एक ही ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें तो 9 ग्राम के बराबर, क्योंकि एटॉमिक मास होता है 27, एक्स फैक्टर है इसका 3, इसलिए इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने के बराबर है, 9 ग्राम के। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब 18 ग्राम आना चाहिए। तो यहीं से लिखना शुरू कर देता हूँ। यदि 18 ग्राम आपको एल्यूमिनियम मिल जाता तो एफिशिएंसी 100% होती। यदि 1 ग्राम मिलता तो एफिशिएंसी इतनी होती। और यदि आपको कितना मिला है एग्जाम क्वेश्चन में, 0.9 ग्राम, तो एफिशिएंसी, ये पॉइंट को हटाइए साहब, ये लो, और इसको 2, और ये लो 5% एफिशिएंसी ओनली। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 23, बढ़िया क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन आता रहता है, एल्डिहाइड कीटोन से रिलेशन में है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन समझिए, हाउ मेनी रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग बाय विच प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड ओनली। यानी प्राइमरी एल्डिहाइड एल्कोहल का ओनली किसमें ऑक्सीडेशन होना चाहिए, एल्डिहाइड तक। तो पहला ले सकते हो, देखो कॉपर और 300, इसमें क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेशन होता है, डी हाइड्रोजिनेशन, एक फंक्शनल ग्रुप से H, और एक आपके पास में कहां से, एल्फा कार्बन से, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन बनाते हैं। और ध्यान रखना मित्रों, कि यदि टर्सरी एल्कोहल पर ये रिएक्शन करा दी तो इलिमिनेशन होगा वाटर का, इसलिए एल्कीन बनती है। तो पहला सही है। KMnO4 पर रिएक्शन एल्डिहाइड में नहीं रुकेगी, एसिड में बदल देगा। K2CR7 भी एसिड में बदल देगा, नहीं आएगा, इन दोनों को नहीं लेंगे। ठीक है, PCC ले सकते हो, पिरिडीनियम, वो भी आपको पता है ना, एक पार्शियली ऑक्सीडेशन करता है इसका, इसलिए PCC भी काम आएगा। ये हो गया। अच्छा, डाईबेल के बारे में सुन लो, कंफ्यूज मत हो जाओ। डाईबेल की दो एप्लीकेशन है आपके लेवल पर, होने को तो बहुत सी है, लेकिन आपके लेवल जेई पर। एक तो क्या करता है कि ये जो एस्टर होते हैं, इनका रिडक्शन करता है, जिसमें एल्डिहाइड बनता है और एल्कोहल, तो ये एस्टर नहीं है, एल्कोहल से बात करनी थी। और एक डाईबेल की आपके लेवल पर साइनाइड की रिएक्शन है, उस साइनाइड को किस में बदल देता है, ये एल्डिहाइड में बदल देता है, दो। तो यहाँ पर तो मुझे प्राइमरी एल्कोहल की बात करनी थी, इसलिए यहाँ नहीं लूंगा इसको। जॉन रिएजेंट काम में ले सकते हो, लेकिन अब जॉन रिएजेंट की दो रिएक्शन है। यदि आपको टेम्परेचर
0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हो या कूल्ड मीडियम लिखा हो, ठंडा जिसको कहते हैं, तो जॉन रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड से बदलता है। और यदि केवल जॉन रिएजेंट लिख रहा हो और टेम्परेचर के बारे में कोई मेंशन नहीं हो तो यही नहीं रुकेगी रिएक्शन, ये भी एसिड में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसमें जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है 273 केल्विन, तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, फिर ये स्टीफन रिएक्शन की बात सुनो। ये स्टीफन रिएक्शन अल्कोहल की नहीं है, ये किसकी रिएक्शन है, साइनाइड की। उसको किस में बदलता है, ये एल्डिहाइड में। इसलिए यहां पर नहीं, मेरे को अल्कोहल से बात करनी, तो अल्कोहल से केवल 3 आंसर आएगा। लो जी, अल्कोहल को एल्डिहाइड में केवल इनमें से 3 रिएजेंट है जो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्यूशन से लिया गया है। ठीक है, हर क्वेश्चन का, हर चैप्टर का वेटेज दिया गया है, जिससे आपको ध्यान रहे। ठीक है, क्वेश्चन समझो आप इसको। इस क्वेश्चन नंबर 24 को सुनिए। ये क्या था, 100 ग्राम वाटर था, 100 ग्राम वाटर। इसके अंदर साहब हमने 6 ग्राम यूरिया डिजोल्व कर दिया और इसको ठंडा कर दिया, कितने तक, -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब आपको बताना है कि कैलकुलेट वेट ऑफ आइस, ग्राम में बताना है, सेपरेटेड एट दिस टेम्परेचर, कि कितनी आइस बन गई, इस टेम्परेचर बनी या नहीं बनी, क्या हुआ। तो आपके पास फॉर्मूला था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू KF इंटू एम। अब रखता हूं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, जीरो में से इस वैल्यू को कम कर दो, माइनस साइन लगा के, तो इसलिए हो जाएगा 2.2। वाटर का KF आपको गिवन है 2, लिख देता हूं 2। अच्छा, कितना ग्राम डिजोल्व किया था, 6 ग्राम यूरिया। मोलर मास कितना होता है इसका, 60। अब आप क्या करो, ये जो 100 ग्राम था ना, इसको चेक करके देखो अब कितना बचा ये, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट है ये, मोलरिटी में ये आप ये फाइंड करेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। कुछ नहीं करना है, ये लो, ये लो। ठीक है, इस 6 से इस 6 को कैंसिल कर दो, तो आपके पास में ये हो गया साहब 200। 200 को डिवाइड कर लो 2.2 से, ये आपके पास में क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये नियरली 91 ग्राम आएगा। और अब आपके पास में लिया कितना था आपने, 100, बचा कितना, 91। ये क्या चीज है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है एट प्रेजेंट, इस टेम्परेचर पर भी। इसका मतलब 9 ग्राम जो आपके पास में लिया था वाटर, उसका 9 ग्राम सेपरेट हो गया है, किस फॉर्म में, आइस की फॉर्म में। क्वेश्चन 25, हाउ मेनी एडजेसेंट एलिमेंट ऑफ एल्यूमिनियम इन पीरियोडिक टेबल हुज आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। अब थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन लेना जरूरी था, 11th का ही टॉपिक है, क्योंकि ऐसे चैप्टर से चाहे छोटा ही क्वेश्चन ले एग्जामिनर लेता है, आपको भी तैयार करना है। अब मैं लिखता हूं, देखो, सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, और भी लिख देंगे, इधर लिखेंगे साहब सोडियम, यहाँ पर मैग्नीशियम, इधर आएगा एल्यूमिनियम, इधर सिलिकॉन, फास्फोरस, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। अब इसके एडजेसेंट की बात सुनो साहब, कहानी, बोरॉन नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए बोरॉन का ज्यादा है एल्यूमिनियम से। ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसका नाम था डीकॉन्ट्रैक्शन। डीकॉन्ट्रैक्शन की वजह से गैलियम का साइज कम हो जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम से। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, सिलिकॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा है। और फिर वही, यहाँ पर आपको पता है ना, एस ऑर्बिटल है, यहाँ पर NS2 है, यहाँ पर NP1 है। एस ऑर्बिटल ज्यादा पेनिट्रेट होते हैं बजाय NP से, इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी NP वाले कोरस्पॉन्डिंग NP से ज्यादा होती है। इसलिए मैग्नीशियम की भी ज्यादा, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब पास पास देखने, एडजेसेंट देखने, तो एडजेसेंट 4 एलिमेंट हुए, चारों की ज्यादा है, इसलिए आंसर क्या लिखेंगे आप इसके अंदर, 4। ठीक है, ये आपका कंप्लीट कर दिया मैंने पेपर, इसको पढ़ते रहो और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहा करो। बंद कर रहा हूँ।